नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल मेरे साथ। और दंगल में आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा कांग्रेस के अंदर चल रहे दंगल की। जी हां, हरियाणा कांग्रेस का दंगल अभी भी चल रहा है। वो कभी ईवीएम को लेकर तो कभी नेता प्रतिपक्ष को लेकर अपने वर्चस्व को बचाने का दंगल भी हरियाणा कांग्रेस के अंदर लगातार चल रहा है। हम ये बात लगातार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही है, अब ये सवाल खड़े करना क्या उनकी मजबूरी बन चुका है या फिर जरूरी है? इस सब पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ है कुछ खास मेहमान जिनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे आज के दंगल के अहम सवाल जिन पर हम बात करेंगे। क्या कांग्रेस की मजबूरी ईवीएम पर आरोप लगाना है जरूरी? चुनाव आयोग के बदले नियमों का क्या पारदर्शिता पर असर पड़ेगा? चुनाव आयोग पारदर्शिता से इतना डरता क्यों है? ये बड़े सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ अजयदीप लाठर हैं, वरिष्ठ पत्रकार, प्रियदर्शनी हैं बीजेपी से, ललिता अरोड़ा हैं कांग्रेस से। लेकिन आज करण दलाल ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का जो हिस्सा रहे, उन्होंने मीडिया से बातचीत की और अपनी एक रिपोर्ट सामने रखी। तो करण दलाल ने क्या कहा, एक बार वो सुनना जरूरी है। आइए सुनते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि जब नतीजे निकलते हैं तो इन्होंने हर कैंडिडेट का आंकड़ा दिया कि किसको कितने वोट पड़े, तब तो इन्होंने वोटों का आंकड़ा देकर के कहा कि वो इतनों से आगे इतनों से पीछे। 5 तारीख वाले दिन इन्होंने क्यों नहीं बताया कि किस कैंडिडेट को कितने वोट पड़े, जो कि वेब के ऊपर जरूर उपलब्ध था, लेकिन वेब को जानबूझ के हेराफेरी करने के लिए, धता बताने के लिए चुनाव का दिन छोड़िए, नतीजे का दिन छोड़िए, आज भी वेब पर 5 तारीख के वोटों का ब्यौरा नहीं है। 5 तारीख को इलेक्शन कमीशन का फिगर 7 बजे तक आता है 61.19% और टोटल वोट दिखाता है 1,24,54,827। 5 तारीख को ही पौने 12 बजे रात को एक और परसेंटेज आता है 65.65%। ये सिर्फ परसेंटेज आता है, वोट तो ये निकालें, ये तो बाद में हमने निकाला है और इनके वेब पर भी है। बैटरी का जो मुद्दा, बैटरी अल्कलाइन वाटर से बनती हैं, आप गूगल पर निकाल सकते हैं कि उसकी क्या वर्किंग है। उसका सीधा सा फॉर्मूला, अगर बैटरी इस्तेमाल में होगी तो बैटरी की जो पावर है उसमें जो उसकी वो घटती हुई चली जाएगी जितना उसका इस्तेमाल होता है। इलेक्शन कमीशन बड़े बेशर्मी से कहता है कि नहीं, ये बैटरी अनोखी है, ये घटने की बजाय उल्टा बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी दुनिया में कहीं आपको कोई मिसाल नहीं मिलेगी। जो ईवीएम को वहां लगाया जाता है, हरियाणा में आम शिकायत थी कि जो बीप की आवाज आती थी, अब की दफा मशीनों में बीप की आवाज नहीं, लोग खड़े होकर के देखते थे भी आवाज नहीं आई। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहते थे अब चलो चलो आ जाएगी आवाज। 17C फॉर्म दे करके पहले इन्होंने परसेंटेज बताई, परसेंटेज बता करके 17C फॉर्म कई जगह दिया नहीं, जो कि हर कैंडिडेट का, चुनाव के एजेंट का हक होता है, उनको दिया नहीं, और दिया तो अपनी मर्जी से दिया। और हमारा कहना यह है कि जब इन्होंने आंकड़े ना दे करके परसेंटेज दिया है तो 17C परसेंटेज बता करके फिर उन पर वोट लिखे गए टोटल 17C के ऊपर। अब ये मैं आपके सामने दे रहा हूं, अगर इलेक्शन कमीशन एक भी बात को गलत साबित कर दे या बीजेपी का कोई भी इनका पदाधिकारी, मंत्री मेरी एक बात को गलत साबित कर दे, तो ना केवल रिपोर्ट वापस, बल्कि मैं इनसे इस बात के लिए माफी भी मांगूंगा। लेकिन एक बात को ये मेरी को झूठी नहीं कर सकते, जो कि ये साबित करती है कि ये चुनाव नहीं धांधली था। 38 मिनट सीसीटीवी फुटेज के कैमरे बंद हो जाते हैं, क्या आपने कभी देखा है आज तक? तकरीबन हारने वालों के काउंटिंग वाली रात को फुटेज बंद हुए हैं स्ट्रांग रूम के।
तो आपने देखा कि करण दलाल ने क्या कहा, अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट उन्होंने रखी और उन्होंने कहा ये चुनाव नहीं धांधली है, यानी कि सिस्टम का मिसयूज करके ये चुनाव जीता गया। इसी बीच चुनाव आयोग ने एक बदलाव किया है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 का नियम 93(2)(a) बदला है। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण पर रोक लगाई है। प्रत्याशी या पब्लिक को नहीं मिलेंगे पोलिंग बूथ के सीसीटीवी फुटेज। और इस बदलाव के पीछे तर्क क्या दिया जा रहा है इलेक्शन कमीशन द्वारा? उनका कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में एआई तकनीक से दुरुपयोग की संभावना जम्मू कश्मीर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के वोटरों की निजता का हवाला दिया जा रहा है। इसी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी आया और उन्होंने क्या कहा? उनका कहना है कि मोदी सरकार की ओर से निर्वाचन आयोग की शुचिता को जानबूझकर नष्ट करना संविधान और लोकतंत्र पर सीधा हमला है और हम उनकी सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। तो कांग्रेस ने ये कहा है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है और जो इम्पार्शियलिटी है, पारदर्शिता इस तरीके से इलेक्शन कमीशन की, वो कैसे रहेगी, पारदर्शिता कैसे बरकरार रहेगी, इस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। बहरहाल हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनके पास हम सीधा रुख करेंगे। ललिता जी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बात हुई और करण दलाल ने कहा चुनाव नहीं धांधली, सीधा उन्होंने उनका ये कहना है। जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने सुना होगा, जहां पे करण दलाल जी और शायद उनके साथ अशोक अरोड़ा जी भी थे जी। उन्होंने, इनका कॉन्स्टिट्यूशन 3 नवंबर को हुआ था और 5 अनाउंस हुआ था, 5 को ये फॉर्मेशन हो गया था, 8 लोग थे इसमें। उन्होंने, दलाल साहब ने कुछ इश्यूज, बुनियादी सवाल उठाए हैं जो उनके कमेटी के सामने आने चाहिए थे और उन्होंने आज एक इंटरिम रिपोर्ट भी जारी करी है 24 पेज की। उसमें ये सारी बातें जो आप कह रही थी ये भी हैं जी। उनका ये मेन था कि हर क्षेत्र में जो है 44 सीटें थी, जिसमें से 37 सीटें बीजेपी ने जीती, उनके बारे में उन्होंने कहा कि 15,000 वोट हर सीट पे बढ़ गए तीसरे चरण में आते आते। और जो मेन उनका मुद्दा था, जो पोल्ड वोट है, काउंटेड वोट है, ये आपसे रह गया, उसमें भी फर्क था। तीसरी चीज, जो इलेक्शन कमीशन अपडेट करता है वोट्स को, वो परसेंटेज बाद में निकलेगी, पहले उनकी संख्या आएगी ना, नियम तो यही है। तो इन्होंने पहले परसेंटेज बताई, क्या परसेंटेज बिना वोटों की संख्या के निकल सकती है? इन्होंने अपने वेबसाइट पे नंबर ऑफ वोट्स नहीं बताए, और वो जो 11:15 बजे और 5 बजे, 7:45 बजे, ये वाकई सही है, उनके पास एविडेंस है। तो उसके साथ साथ 61 से ये कितने परसेंट, एंड में 67.90 हो गया, यानी 8% या 7.5% का डिफरेंस ये एकदम कैसे आ गया? जबकि भाजपा के लोगों के वोट बढ़े हैं इन 44 में, नू में क्यों नहीं बढ़े? न्यू में कम हुए, सिर्फ नू के एरिया में कम हुए हैं जहां हमारी परसेंटेज और ज्यादा होती। तो ये एक, और इसके अलावा उन्होंने जो बुनियादी सवाल उठाए हैं, एक अहमदाबाद के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो अपनी एक कंपनी में डायरेक्टर हैं और सेबी के रूल के मुताबिक वो नहीं हो सकते। तो मिस्टर शर्मा है, एक IAS रिटायर्ड, उन्होंने एक लेटर लिखा कि भाई ये सेबी के रूल्स के मुताबिक ये डायरेक्टर नहीं हो सकते, इसके BIL या कौन सी कंपनी है उसमें रिपोर्ट में, मेरे पास रिपोर्ट पड़ी है। तो उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जो पॉइंट रेज किया, अगर मेरी कहीं भी गलत लिखा है तो मुझे सिद्ध कर देना, माफी मांग लूंगा। तो मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने इसमें लिखा है, जैसे बीप की आवाज के बारे में लिखा है, वो तो मैं भी वोट डालने गया था, तो जब मैंने प्रिजाइडिंग अफसर को बोला कि ये, मैंने जैसे ही कांग्रेस का वो पंजा दबाया ग्रीन लाइट पे, तो बीप नहीं हुआ। तो मैंने कहा प्रिजाइडिंग अफसर को भी ये बीप का आवाज नहीं आ रहा है। तो मुझे उस समय ये कैलकुलेशन नहीं पता थी, तो उसने कहा कि नहीं ठीक है, आपका वोट कास्ट हो गया, आप आ जाओ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अच्छा, बैटरी परसेंटेज यूज से बैटरी परसेंटेज डिक्रीज होती है, इलेक्शन कमीशन कहता है कि इंक्रीज होती है। फिर जो 17 सीटें हैं, उन्होंने उसका भी अध्ययन किया है और अपनी रिपोर्ट में उसको भी दिया है। तो 17C से वोटों का ना टैली होना, 17C कई जगह बाद में दिए गए। तो जो प्रिजाइडिंग अफसर भी, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है संगीन के, वो RSS बैकग्राउंड के थे। तो जो दलाल साहब ने कहा है
अगर आप उन 16-17 पॉइंट को समझे तो उन्होंने यही कहा कि सिलेक्टेड इलाकों में ईवीएम का दुरुपयोग किया गया, शहरी इलाकों में ज्यादा खेल किया गया, और जो है 5 से 7% का जो फर्क है ये उनको हजम नहीं हो रहा, क्योंकि आप आंकड़े इस तरह से करेंगे कि 8 काउंटिंग से पहले पहले रात तक आप 67% कर देंगे। चलिए तो ये ललित जी, आंकड़े एक बार प्रियदर्शनी जी को शामिल करूंगी चर्चा में। प्रियदर्शनी सिंह, कई इल्जाम लगाए जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा, ईवीएम की बात फिर से उठाई जा रही है, पिक एंड चूज एरियाज की बात की जा रही है, चुनाव नहीं धांधली, इस तरह से कांग्रेस कह रही है। जी नवजोत जी, आपको भी नमस्कार और यहाँ पे पैनल में बैठे हुए सभी साथियों को भी सादर प्रणाम। देखिए, अशोक अरोड़ा जी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ पे करण दलाल जी भी थे, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी सुनी है, उसमें अशोक अरोड़ा जी ने एक पॉइंट और बोला था जिसको मेरे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता ने नहीं मेंशन किया है, मैं मेंशन कर देती हूँ कि संगठन भी जरूरी होता है चुनाव जीतने के लिए। हाँ। तो जो मेन मूल मंत्र था उन्होंने बता दिया था। खुद इनके पार्टी के ही वरिष्ठ नेता जिनको इस कमिटी में रखा गया था उन्होंने ही एक तरह से क्लियर कट बोल दिया कि संगठन भी जरूरी होता है चुनाव जीतने के लिए। आपके पास संगठन नहीं था। अब इनके पास देखिए नवजोत जी, ईवीएम का रोने के अलावा और क्या क्या ये रिबटल देंगे। हाँ। समीक्षा बैठक में कौन समीक्षा में बैठे? करण दलाल, जो कि खुद ही चुनाव पलवल से हार गए। तो समीक्षा बैठक तो इन लोगों की जिनकी खुद की समीक्षा होनी चाहिए, अगर आप उनको समीक्षा पे बैठा लेंगे तो इसी किस्म की रिपोर्ट आनी थी। और इसमें क्यों इतनी मेहनत करनी थी आपको, जब ईवीएम पे ही रोना था आपको? ये तो आप वैसे भी रो ही रहे थे ना, इसके लिए क्यों टाइम वेस्ट करना था? नॉर्थ एवेन्यू में जाके चाय और पकोड़े खाने थे आपको? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपकी ये बनी बनाई स्क्रिप्ट थी जो कि आपको बोलनी थी। लेकिन मैं तो धन्यवाद देती हूँ अशोक अरोड़ा जी का कि उन्होंने तो कम से कम सच्चाई का साथ दिया और सच बोला। दूसरी बात, जिन नंबरों की बात कांग्रेस के हमारे साथी प्रवक्ता कर रहे थे, तो मैं खुद इसकी साक्षी हूं। लगातार मेरे यहाँ ये चल रहा था कि नंबर्स लाइव आ रहे थे नंबर्स, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप देखना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम डालिए वहां पे सर्च इंजन में जाके, इमीडिएटली विद इन 4 सेकेंड्स आपके पास वो नंबर, एग्जैक्ट नंबर आ जाते थे, और ये भी पता लगता था कि कौन सा बूथ, मतलब कौन सा पोलिंग स्टेशन खुल रहा है जी। तो ये किस्म की जो धांधली की बात कर रहे हैं, ये जनता को तो बड़गला सकते हैं, लेकिन जो एक बुद्धिजीवी वर्ग है जो इस चीज को जानता है, इस प्रक्रिया को जानता है, वो इनके झांसे में नहीं आएगा। कांग्रेस का शुरू से ये काम रहा है कि एक रॉन्ग नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव फैलाने की इन्होंने कोशिश की जी। ठीक है प्रियदर्शनी, 2 मिनट। जहां तक ये बैटरी की बात, तीसरा पॉइंट इन्होंने बोला बैटरी की बात, तो मैं आपको बता दूं, चुनावों के समय ऑल पार्टी ऑब्जर्वर होते हैं, कांग्रेस के होते हैं, जेजेपी के होते हैं, इनेलो के होते हैं, बीजेपी के भी होते हैं, सारे ऑल पार्टी ऑब्जर्वर होते हैं, और ब्यूरोक्रेसी के 2 ऑब्जर्वर होते हैं, करेक्ट। अब ये सारे ऑब्जर्वरों के सामने बैटरी चेक करवाई जाती है। ये जो ऑल पार्टी ऑब्जर्वर होते हैं, ये पूरी रात वहां पे निगरानी कर रहे होते हैं ईवीएम मशीन की। वहां पे लॉक कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। क्या ये में प्रक्रिया नहीं होती है नवजोत जी? बिल्कुल होती है। लेकिन क्योंकि इनसे हार पच नहीं रही है, इनको जनता का मैंडेट समझ ही नहीं आया, इनको पता ही नहीं लगा कि जनता में किस किस्म का अंडरकरंट चल रहा था, इनको पता ही नहीं लगा। प्रियदर्शनी, आपको रोक रही हूँ, एक बार अजयदीप लाठर को भी चर्चा में शामिल करना है। अजय जी, कांग्रेस का ईवीएम पर वार, और बीजेपी तो इसे काउंटर करेगी ही, डेफिनेटली सत्ता में है, सरकार में है, और सरकार बन चुकी है, और कांग्रेस अभी भी ईवीएम पर अटकी हुई है। आप इस पूरी बात को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए नवजोत जी, जब जीत होती है तो उसकी सबको बधाइयां मिलती हैं। हाँ। जब हार होती है तो उसमें सबकी कमियां निकलती हैं। और ऐसे ही जो ईवीएम है, देखिए कहीं ना कहीं कुछ तो है जो या तो हमें नजर नहीं आ रहा है, या वो भाजपा के फेवर में जा रहा है तो इसलिए भाजपा उसको देखना नहीं चाहती, या वो कांग्रेस के विरोध में जा रहा है तो इसलिए कांग्रेस उसको फोकस कर रही है। मतलब देखिए कुछ है जो कहीं ना कहीं मिसिंग है, कोई ऐसी कड़ी है जो कहीं ना कहीं अभी मिस है, और वो कड़ी कब जुड़ेगी, कैसे जुड़ेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो
मौके का मतलब एक होता है ना कि मौके पे क्या माहौल और बाद में क्या खुलता है, उन चीजों में कुछ फर्क है। हालांकि चुनाव को जो है 2 महीने से ज्यादा हो ज्यादा चुके हैं। समय हो चुका है, 2.5 महीने हो गए हैं, तो उसके ऊपर चर्चा करना और उन चीजों को आज बार बार उजागर करना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मैं उस चीज को कम से कम ठीक नहीं मानता। मैं वही सवाल आपसे कर रही थी अजयदीप जी। वो चीजें करण दलाल इतने सीनियर लीडर हैं, और वो चीजें देखिए, हार के कारण ना तो आज तक उदयभान ने इस्तीफा दिया जो प्रदेश अध्यक्ष, हाँ। जो खुद भी चुनाव हारे, ना आज तक हरियाणा के प्रदेश प्रभारी ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस में ऐसा प्रदेश प्रभारी कि जब सिर्फ फुटबॉल की नौबत आई तो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, फिर बाद में कहते हैं मेरे पास मैसेज आए। मतलब ये गैर जिम्मेदाराना मैं मानता हूं कि वो लोग अपने आप को कम से कम ये तो आगे आके कहें कि भाई कहीं ना कहीं हमारी नैतिक जिम्मेदारी रही है, या हो सकता है जब तक कोई जिम्मेदार इसके लिए है उनके नाम सामने ना, इसलिए हमें पद पर बनने का अधिकार नहीं है। मतलब कुछ तो एक नैतिकता इंसान के अंदर होती है। बिल्कुल अजयदीप लाठर, समझ रही हूँ, और इसी मुद्दे पर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ईवीएम की बात कब तक कांग्रेस करती रहेगी, जिम्मेदारियों से कब तक कांग्रेस बचती रहेगी, नेता प्रतिपक्ष का नाम कब सामने आएगा, संगठन का रोना इनके अपने रो रहे हैं, संगठन की बात जब हम करें तो वो संगठन कब बनता हुआ दिखेगा, मजबूत विपक्ष के रूप में कांग्रेस किस तरह से अपनी भूमिका निभाएगी। ये बहुत से सवाल हैं जिन पर चर्चा अपने मेहमानों के साथ करेंगे। सवाल कई हैं जिनको लेकर हम अभी भी जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं ललित अरोड़ा जी, ललित जी, बातें जैसे अजयदीप लाठर ने उठाई, बात वो वाजिब है कि कब तक हम ईवीएम की ही बात करते रहेंगे, आगे जो बदलाव है संगठन को लेकर है या फिर नेतृत्व की जिम्मेदारी तय करने की बात है, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी तरफ कांग्रेस को बढ़ता हुआ कब देखेंगे? क्योंकि बहुत ज्यादा देर तक लोग ईवीएम को लेकर भी किस तरीके से आपके साथ आगे बढ़ेंगे? नहीं तो आप जो पब्लिक है, जनता है जी, उसका ओपिनियन ये बनाना चाहती हो कि कांग्रेस रोना ही रोती है, मतलब झूठ मूठ का रोना रोती है, यानी आप ये कह रहे हो? हम कोई ओपिनियन नहीं बना रहे, मेरा सवाल है ललित। आप चैनल पे बैठ के ये बोलती हैं कि कांग्रेस रोना रो रही है। प्लीज, मैं आपको जो कह रहा हूं सुन लीजिए। अगर आपके चैनल का यही व्यू है कि कांग्रेस रोना रो रही है तो मेरे पॉइंट्स का जवाब दे दो ना भाई, मेरे रोने का जवाब तो दो कि मैं प्रजातंत्र में अपने हकूक के लिए किसी को विरोध ना करूं, यानी जो इलेक्शन कमीशन है उसको मैं विरोध ना करूं। ये चाहते हो क्या आप लोग? ऐसे कैसे चलेगा? ये मेरा अधिकार है, आप उसको रोना बोल रहे हो। देखिए, एग्जिट पोल पर आप रो रहे थे सब कि कांग्रेस जीत रही है और भाजपा रो रही थी कि हम हार रहे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना, आप क्यों रो रहे थे सब भाई? सारा इंडिया रो रहा था, पत्रकारों का सारा समूह। मैं ये कहूं कि आप रो रहे थे? आपने एक अंदाजा लगाया एग्जिट पोल के बेसिस पे कि कांग्रेस जीत रही है। उसके बाद जो पोस्टल बैलेट हुए उसमें भी हम आगे जा रहे थे। उसके अलावा जब हमने ओवरऑल सर्वे देखा तो काफी रील्स हमारे पास भी है। बीजेपी के बूथों पे भीड़ कम थी, हमारे बूथ पे ज्यादा थी। तो फिर ये सीएम इन्होंने बदल दिया मार्च में। भाजपा कोई ऐसा तो है नहीं कि आज नई पार्टी बनी है, इसमें आप कहते हो अमित शाह चाणक्य हैं, तो मुख्यमंत्री बदला गया ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं डर था कि हार जाएंगे। अब हमारा रोना, अगर हम हारे तो हम रोए भी ना और आप हमारे आंसू भी ना पोंछे और नमक डालते हो कि आप रोते हो। रोते क्यों है? हम अपनी बात रख रहे हैं। चलिए, सुनिए, सुन लीजिए, मुझे बोलने दीजिए पूरा। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि भाई ईवीएम, उन्होंने कहा दलाल साहब ने कि ईवीएम एक कैलकुलेटर है। इसका मतलब वेबसाइट पे जब अपडेशन आते हैं, मैनुअल तो होता नहीं होगा, उस कैलकुलेटर का कोई ना कोई इलेक्ट्रिक सिस्टम वहां पे होगा ना जी। अच्छा, फिर 4 बार आंकड़े बदलते जाते हैं। 5 अक्टूबर को इन्होंने वोटर्स का कैलकुलेशन नहीं दिया, लेकिन ये बोला शाम को 7 बजे के 61.19% का वोट कास्ट हो चुका है। और मुझे पता है, मैं अपने शहर की बात करता हूं, यहां वोट 50% भी नहीं कास्ट हुआ था। अब आ जाइए रात को 11:15 बजे, ये करण दलाल जी ने लिखित में दिया है रिपोर्ट कि भाई 65.65 हो गया। एक ही दिन में 4% से ऊपर वोट का प्रतिशत बढ़ गया और 7 तारीख को 8:45 पर 67.90 हो गया, यानी लगभग 68%। तो उसके अलावा 8 से पहले
नायब सिंह सैनी ने ये बोल दिया कि सारे प्रबंध हो गया, घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये शब्दों को बीच में बिटवीन द लाइन सब लोग पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा तो पत्रकार लोग पढ़ते हैं बिटवीन द लाइंस क्या कहा जा रहा है। तो हम जो रो रहे हैं ना वो इस बात को रो रहे हैं। बाकी सब जगह इनका वोट परसेंटेज बढ़ता है, हर विधानसभा में 15,175 वोट का इंक्रीज है ऑन एन एवरेज, और मेवात और नू में घट गया। यानी नतीजे में वोट संख्या कुछ और दी और प्रतिशत कुछ और दे रहे हो। अधिकारी तो था पुलिस, उन्होंने तो उन पे भी सवाल उठाए हैं करण दलाल जी ने कि भाई वहां पे दारू या रुपया बांटे गए। 38 मिनट तक हमारे जो स्ट्रांग रूम जहां पे ये रखे गए थे वहां लाइट गई है हर एक जो 44 सीटों पे, उसके बारे में भी हम ना रोएं? क्या करें बताइए। अब ये आप ये समझिए कि उन्होंने कहा अल्कलाइन वाटर से बैटरी बनती है, तो अल्कलाइन तो यूज से कम होगा ना परसेंटेज। शहरों में उन्होंने कहा ज्यादा गड़बड़ है, गांव में कम है। अच्छा, 44 में 37 स्ट्राइक रेट 84%, 46 में से 11 स्ट्राइक रेट 23%। ठीक है ललित जी, दूसरों को भी एक बार मौका देते हैं। उन्हीं को अजयदीप जी बताइए, उनका कहना है कि आप हमें ये ना कहिए कि हम अपना रोना रो रहे हैं, हम अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं ईवीएम को लेकर। देखिए नवजोत जी, सबको अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, बिल्कुल, और ये बाकायदा हर किसी का अधिकार है। और कांग्रेस के जो है वो अपना ठीक है, वो उस चीज को आवाज उठा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग तो उस चीज को तवज्जो दे ही नहीं रहा। तो अब चुनाव आयोग के खिलाफ कहां जाएं? अब कांग्रेस को जो अगली रणनीति है वो यही देखनी चाहिए कि वो इस चीज को किस मोर्चे पे लेके जाएं। सुप्रीम कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट जाना है। एक मिनट में रोक रहा हूं, 2 जगह हम सुप्रीम कोर्ट चले गए और 16 जगह हाई कोर्ट में भी गए, 16 केसेस। हाँ, आप गए हैं, लेकिन उन चीजों को मतलब अब जो है ना, अब एक ऐसी जरूरत है जो कल को नजीर बने। ये सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, जो मैं महाराष्ट्र के चुनाव में भी हमने देखा, वहां भी माहौल कुछ था, परिणाम कुछ आते हैं। बीजेपी के उम्मीदवार 148 सीटों पे लड़ते हैं, 132 के जीत के आते हैं। मतलब इतना स्ट्राइक रेट तो शायद सचिन तेंदुलकर का भी नहीं रहा हो। नामदेड़ देख लो, चुनाव में तो कभी नहीं रहता। तो ये जो चीजें है ना, ये कहीं कोई चीज है, कोई कड़ी है नवजोत जी जो मिसिंग है। और ये बार बार यहाँ अब मतलब उस चीज के समाधान की तरफ जाना चाहिए। मेरा जो तात्पर्य था वो ये था कि अगर ऐसा अजयदीप जी, प्रियदर्शनी जल्दी से अपनी बात कहिएगा, जल्दी से प्लीज। जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। हाँ जी, मेरा यही मानना है। देखिए, बार बार ये परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 4% ज्यादा हिमाचल में हमारा वोट परसेंटेज था, और सीटें किसकी आई हैं? कांग्रेस की आई हैं। तो वोटिंग परसेंटेज से मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर इनको इतनी ही दिक्कत है तो इनके पास 37 विधायक हैं। मैं तो बोल रही हूँ कि सबको बोलिए कि एक साथ मिलकर रिजाइन करे और बैलेट पे करवा ले चुनाव, करवा ले चुनाव। अगर हिम्मत है तो करवा ले। लेकिन ईवीएम का रोना रो के अब 5 साल इनके पास और तो कुछ बचा नहीं है, संगठन है नहीं और कुछ है नहीं। अरे मुद्दे उठा नहीं रहे जनता के, हार पे ही समीक्षा किए जा रहे हैं 2.5 महीने से। कोई जनता का मुद्दा उठाया इन्होंने? कोई भी कॉन्क्रीट मुद्दा उठा रहे हैं? समीक्षा बैठक में सिर्फ समीक्षाएं हो रही है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यही चल रहा है। और एक तरफ इनके जो राष्ट्रीय नेता हैं वो मारापीटी पे उतर आए। सब लोकतंत्र की ये लोग बातें करते हैं, और आप ये देखिए कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में मारापीटी, ये तो इतिहास हो गया। क्या है मैडम? ये तो इतिहास हो गया, ये तो इतिहास हो गया। तो मैं ये बोल रही हूँ कि लोकतंत्र की बातें ये ना क्या कह रहे हैं ललित जी, कहिएगा क्या था आज का मुद्दा? क्या है मैडम मुद्दा? ललित जी यही है, लोकतंत्र। लोग ईवीएम पे चर्चा कर रहे हैं ना, उसमें लोकतंत्र भी आता है, और लोकतंत्र का मजाक आप ही के नेता उड़ा रहे हैं लोकतंत्र में, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में। चलिए ठीक है, प्रियदर्शनी जी 20 सेकंड में अपनी बात को कंक्लूड कीजिएगा प्लीज। देखिए, मेरा कंक्लूजन यही है नवजोत जी कि इनको ये समीक्षा बैठक अपने नेताओं पे करनी चाहिए। बाबरिया जी बिल्कुल सही बात बोल रहे थे, हमारे सीनियर पत्रकार, कि बाबरिया जी बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल में चले जाते हैं, उसके बाद बाबरिया जी इस्तीफा देने की पेशकश करते हैं, ये लोग लेते नहीं है। उदय भान जी तो मतलब मुझे लगता है कि पता नहीं कैसे सरवाइव कर रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि नैतिकता के आधार पे भी आदमी दे देता है। ओके ललित जी 10 सेकंड में अपनी बात को कंक्लूड करेंगे प्लीज। ये लीजिए मैडम, ये शर्मा है, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट प्रीवियस। इन्होंने मनोज गोविल सेक्रेटरी कॉर्पोरेट अफेयर्स को और अली रिजवी सेक्रेटरी को एक लेटर लिखा है
इसमें उनसे ये पूछा है कि क्लॉज 49 में सेबी की जो आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगाए हैं उनमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का नाम है, ये BEL में लगे हैं, श्री मनसुख भाई श्यामजी भाई खचड़िया, एज 61, इज ए साइंस ग्रेजुएट एंड ए बिजनेस एंटरप्रेन्योर इन राजकोट, गुजरात. He is presently holding the post of BJP Rajkot district president and he is director in Classic Cotton and he is director in BEL also, जहां पे से ये मशीनें और इनके पार्ट्स बनते हैं. सुनिए सुनिए ना, उन्होंने क्या लिखा है कि आप ये जो पर्सन है, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी विच इफेक्टिवली टिल्स द लेवल प्लेइंग ग्राउंड अगेंस्ट अदर पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत कुछ इल्जाम लगाए गए हैं उनमें. तो ये कोई मतलब हमारे कहने से लिख दिया गया है? ये कोई कांग्रेसी है? ठीक मतलब है, ठीक है ललित जी, इनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे भी सवाल उठाए गए हैं. अजयदीप जी कंक्लूड करें, अब आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की अगली रणनीति आप किस तरह से देख रहे हैं? साल भी खत्म हो रहा है, क्या आप कांग्रेस को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं या जिस एक मुद्दे पर अभी तक कांग्रेस अटकी हुई है वहां पर रुके हुए देख रहे हैं? अजयदीप लाठर जल्दी से. देखिए नवजोत जी, बिल्कुल कांग्रेस को है ना अपना जो एक तो सबसे पहले संगठन खड़ा करना चाहिए. जो 10 साल से हरियाणा में संगठन नाम की कोई चीज नहीं है. जिम्मेदारी किसकी तय करें? संगठन हो तो जिम्मेदारियां तय. और जब लोगों ने अगर देखा जाए तो कांग्रेस को बढ़ाया है, कांग्रेस को 31 से 37 पे लेके. अजयदीप जी मेरा ये सवाल है कि आने वाले दिनों में आप कहां देख रहे हैं? मैं तो उसको यही देख रहा हूँ कि कांग्रेस को अपनी गलतियों से सबक लेके और आगे बढ़ना चाहिए, चीजों को दुरुस्त करना चाहिए और कम से कम 5 साल मजबूती के साथ लोगों की आवाज को उठाएं और लोगों के दिल में जगह तभी बनेगी जब लोगों के बीच में. ठीक है अजयदीप जी, होना चाहिए, लेकिन होगा क्या ये तो आने वाला वक्त बताएगा. बेहद शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए. दंगल में हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के लिए ईवीएम जरूरी या मजबूरी. इसी बीच हमारे साथ जितेंद्र बघेल जुड़ गए हैं, हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी हैं. जितेंद्र बघेल जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी आपकी आवाज आ रही है मुझे जी. अभी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी करण दलाल ने रखी, आपने भी कुछ नेताओं से मुलाकात की है. अब आगे का प्लान क्या है? किस तरह से बदलाव हम देख रहे हैं आने वाले दिनों में हरियाणा कांग्रेस में? पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार. और मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारी फैक्ट फाइंडिंग की जो ईवीएम में मैनिपुलेशन है, जो वहां पर हेरा फेरी हुई है, जो भी हुई है, उसके लिए अलग कमेटी बनाई है. और उस कमेटी की आज हमारे चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था. जो उसके चेयरमैन करण दलाल जी है, उन्होंने आपको बाहर काफी विस्तार से बताया. बिल्कुल. तो दूसरी पहलू जो है संगठन का रहा पहलू जो आप पूछ रहे हैं, तो संगठन में हम लोग लगातार उसमें हमारा अच्छी तरह से संगठन को सुचारू रूप से बनाने के लिए हम लोग जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, चाहे श्री रणदीप जी हों, शैलजा मैडम हों, चाहे अपने दीपेंद्र जी हों या भूपेंद्र हुड्डा सर हों, सभी वरिष्ठ नेताओं से हमारी मुलाकात जारी है. और सबसे बड़ी बात है कि आपस का जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा बने, सामंजस्य रहे. हम उस पर सुचारू रूप से काम कर रहे हैं. लेकिन वो सामंजस्य और कोऑर्डिनेशन पूरे चुनाव में देखने को नहीं मिला. खुलकर अपनों ने ही अपनों पर आरोप लगाए. अब इस कोऑर्डिनेशन को बेटर करना कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी भी है और मजबूरी भी है, क्योंकि उसके बिना तो आगे चीजें बढ़ेंगी नहीं. तो उसको किस तरह से करेंगे आप? नहीं, मैंने बताया आपको, पहले भी मैंने आपको इस चैनल पर बात करते हुए बताया था कि हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा, सभी नेता बड़ा सकारात्मक रूप से काम कर रहे हैं. और ऐसी बात नहीं है जो पहले की बात हुई वो उसके बारे में मैं जानना नहीं चाहता. अब हमारा जो भविष्य में कैसा काम चलेगा, संगठन को कैसे आगे सुचारू रूप से चलाएंगे, हमारा उस पर प्रक्रिया चल रही है. और मुझे पूरी आशा है, पूरी आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि सभी हमारे जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं वो बिल्कुल सकारात्मक रूप से काम कर रहे हैं. आपकी जो कुछ वरिष्ठ नेताओं से बात हुई, पता लगा कि आपने कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला से भी मुलाकात की, उनका क्या पक्ष आपने जाना, क्या सुझाव है उनका? नहीं, उनका सुझाव है कि संगठन को मजबूत बनाना चाहिए. संगठन हमारा बहुत जरूरी है. संगठन रहेगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे. कांग्रेस पार्टी में संगठन पहले भी अच्छा था, लेकिन अब कुछ जो कमी आती है उसको हम पूरा कर रहे हैं और बहुत जल्दी नया और एनर्जेटिक संगठन पूरे हरियाणा को देखने को मिलेगा. संगठन तो है ही नहीं पिछले कई सालों से. आज ये बात उदयभान भी मान रहे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष है, जिनकी जिम्मेदारी थी इस संगठन को बनाना. बड़ा मजाक सा लगता है जितेंद्र जी, जब जिनकी जिम्मेदारी थी आज वो कहें कि हमारा संगठन नहीं था इसलिए हम हार गए. आप इसको किस तरह से देखेंगे? मैंने कहा हम अतीत को नहीं, हम भविष्य की तरफ देखते हैं.
अतीत को देखकर सबक लेकर ही तो भविष्य बदलेंगे। आप मेरी बात सुनिए ना, हम लोग संगठन पर लगातार काम कर रहे हैं और कुछ दिनों में आपको जो ब्लॉक लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो अच्छा काम करेंगे, और हमारा पहली प्रायोरिटी रहेगी कि हम सेकेंड लाइन लीडरशिप को कैसे डेवलप करें, और उस पर हमारा पूरा मतलब कि पूरा उस पर काम जारी है और हमारे सभी लोग उस पर काम कर रहे हैं। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ कही, आपने कहा कि अतीत को नहीं देखना है, लेकिन अतीत को देखकर, पास्ट को देखकर प्रेजेंट की समीक्षा करके ही तो फ्यूचर का निर्माण होगा। अगर वो नहीं करेंगे, उससे भागेंगे, तो कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप को हमें तैयार करना है, वो हमारी प्रायोरिटी है, तो उसको किस तरह से तैयार करेंगे। दोनों सवालों के जवाब आपसे चाहूंगी जितेंद्र जी। देखिए, बात अतीत के संगठन की, आप बार बार बात दोहरा रहे हैं कि पिछले इतने सालों से संगठन, मेरी बात उस अतीत पर है, वो तो उस अतीत को नहीं, आगे हम क्या करेंगे, हमारा फ्यूचर प्लान क्या है, हमारा उस पर हमारा संगठन का काम चल रहा है। अच्छा, चलिए फ्यूचर प्लान की बात कर लेते हैं। फ्यूचर प्लान आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है, उसी पे चर्चा कर लेते हैं। जी बताइए। नहीं, सेकेंड लाइन लीडरशिप की जो हमारी बैकग्राउंड है, जो हमारा बैकबोन है और जो हमारे रूट्स है, एनएसवाई यूथ कांग्रेस बैकग्राउंड के जो लोग होंगे जिन्होंने संगठन में अच्छा काम किया है और जो लगातार पार्टी में काम कर रहे हैं, हमारा काम होगा कि उनको आगे बढ़ाने का। तो हमारी ये फ्यूचर प्लानिंग होगी। और जो सीनियर वरिष्ठ नेता हैं, क्या उनकी रजामंदी इसमें है, या फिर जो नाराज हो रखे हैं उनको मनाकर साथ लेकर चलने की बात किस तरह से होगी, क्योंकि वो भी संगठन का ही हिस्सा है। नहीं, सभी नेताओं की रजामंदी है। सभी नेताओं का कहना है कि जो हमारे कांग्रेस बैकग्राउंड से हैं, जो एनएसवाई यूथ कांग्रेस, आखिरकार जितने भी लीडर हमारे सीनियर लीडर हैं वो भी एनएसवाई यूथ कांग्रेस बैकग्राउंड से निकले हुए। उन्होंने कहीं ना कहीं संगठन में काम किया है और संगठन में काम किया है, इसीलिए हमारे 2004 से लेकर 2014 तक हमारी सरकार रही। हमारा सबसे बड़ी बात है कि जो संगठन में काम करते हैं वही संगठन को पहचानते हैं। तो पहले भी हमारी प्रायोरिटी थी, लेकिन अब ज्यादा प्रायोरिटी हो गई है। और विपक्ष का काम हमेशा होता है कि जो जनता के मुद्दे उठाना, जनता के मुद्दे संगठन उठाएगा। और कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता से जुड़ी हुई है। जनता के मुद्दे, चाहे वो युवाओं के मुद्दे हों, चाहे वो किसानों के मुद्दे हों, महिलाओं के मुद्दे हों, बहुत सारे मुद्दे हरियाणा में पड़े हुए हैं। सरकार तो उन्होंने बना ली जैसे तैसे, चाहे कैसे भी बनाई हो, हेरा फेरी करके, लेकिन अभी अब उन्होंने मुद्दे नहीं किए। अभी आप किसानों का मुद्दा देख लीजिए, किसान दोबारा क्यों आ रहे हैं। आपने इतने वादे कर दिए उनके लिए, चाहे एमएसपी का हो और भी हो, लेकिन उन्होंने एमएसपी नहीं दी। आपने वादा पहले किया तो आप उसको क्यों तोड़ रहे हैं उसको। तो ये तो भाजपा को देखना चाहिए ना। अरे भाजपा पहले अपने गरिबान में तो जागे जी, लेकिन आप दूसरे के ऊपर पत्थर उछाल रहे हैं। पहले अपने वादे भी तो देखे। आपने सरकार बनाई है तो वादे भी तो पूरे करने चाहिए आपको। आपने बहुत सारे वादे किए, देखते हैं कितने वादे पूरे होते हैं और हम मजबूती से लड़ने को तैयार है। लेकिन हरियाणा सरकार तो कह रही है कि हरियाणा देश का पहला प्रदेश है जिसने एमएसपी को लागू किया है पूरा सभी फसलों पर। हरियाणा क्या कहती है? पूरा इनका तो केंद्र सरकार भी कहता है, भाजपा का तो। भाजपा जहां जहां झूठ बोलती है, बड़ी सफाई से झूठ बोलती है। उन्होंने तो 2 करोड़ रोजगार को बोला था, 15 लाख को बोला था, बाद में कहते हैं वो तो चुनावी जुमले हैं। लेकिन हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, श्री खड़गे साहब जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। ऐसी बात नहीं है। हमने कर्नाटक में किया, हमने इससे पहले मध्य प्रदेश में किया, और इन्होंने बिल्कुल उसके बाद भी सरकार को गिराने का काम किया। तो हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन भाजपा जो कहती है वो कभी नहीं करती। वो केवल झूठे जुमले देती है और जनता को गुमराह करने का काम करती है। जितेंद्र जी, एक सवाल मेरा ये भी है कि बार बार ईवीएम की बात आती है। हालांकि इलेक्शन कमीशन भी इस पर पूरा अपना जवाब दे चुका है, सिरे से नकार चुका है। अगर वही बात ईवीएम की ही बार बार कांग्रेस करती रहेगी और बदलाव संगठनात्मक तौर पर नहीं होगा और वो बदलाव लोगों को नहीं दिखेगा, तो वो जो फेथ है दोबारा से, वो लोगों का कैसे दोबारा से रीइंफोर्स होगा पार्टी में? देखिए, बात ईवीएम की नहीं है, बात जनता के भरोसे की है। लोकतंत्र में जनता का भरोसा होना चाहिए। जब आप बात करते हैं, कोई भी आपका मुद्दा पूरा नहीं हो रहा, कोई भी समस्याएं पूरी नहीं हो रही, आप झूठे वादे कर रहे हैं, तो जनता वोट किसको देगी? तो बात क्या है कि लोकतंत्र में भरोसा कैसे कायम किया जाए। आप अगर मांगते हैं तो फिर बैलेट पेपर पर चुनाव क्यों नहीं करा देते? अगर आपको भरोसा है तो। हम तो कहते हैं कि जनता का भरोसा बरकरार रहना चाहिए। तो जनता के भरोसे के बरकरार रखने के लिए हम कहते हैं कि ईवीएम का वो है, गलत है, और ईवीएम में हेराफेरी होती है। जब डेमो दिखाया जा रहा है बार बार, उसके बाद भी आप मानने को तैयार नहीं है। आखिर ये मशीनी प्रक्रिया है
और जब मशीनी प्रक्रिया है तो किसी मनुष्य ने उसको बनाया होगा, जब बनाया होगा तो उसका रिमोट भी किसी न किसी के पास होगा। तो आप फिर बैलेट पेपर पर क्यों नहीं तैयार हो जाते? अच्छा, लोकतंत्र में भरोसा सबसे बड़ी चीज है, और जब जनता का भरोसा नहीं रहेगा तो हम कैसे मान सकते हैं कि ईवीएम ठीक है? मेरा सवाल आपसे यही था कि जनता का भरोसा दोबारा जीतने के लिए, रीइंफोर्स करने के लिए जनता का भरोसा कांग्रेस में, पार्टी में, क्या अब इस ईवीएम के मुद्दे से आगे बढ़ना जरूरी है आपकी नजर में, जिसमें ये बदलाव संगठन के तौर पर होता हुआ नजर आए, लोगों को लगे कि हाँ बदलाव हो रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी सेट हो रही है उन लोगों की जिनकी वजह से चुनाव हारा, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो रही है? देखिए, जो हमारी कमेटी बनाई गई थी जी, श्री कर्ण सिंह दलाल जी के नेतृत्व में, उन्होंने आपको बहुत सारे फैक्ट बताए इतिहास, और आपने देखे होंगे वो वाली बात है। तो उसमें तो मैं केवल इतना ऐड करना चाहूंगा, पहले आप उन फैक्ट्स को देखिए, और जनता के भरोसे के लिए जब देश की सबसे बड़ी पार्टी, लोकतंत्र की सबसे बड़ी पार्टी कुछ कह रही है तो उसमें वजूद है ना। हमने उसके फैक्ट्स देखे हैं, हमने उसमें कुछ रिसर्च किया है, तभी तो हमने बोला है। अगर रिसर्च नहीं करते, कुछ फैक्ट्स नहीं होते, तो हम बोलते क्यों? ठीक है। तो ये तो फिर देखना है ना कि हम जनता का भरोसा कैसे बरकरार रखेंगे। अगर जनता का भरोसा ही बरकरार नहीं रहेगा तो लोकतंत्र में कौन विश्वास करेगा? लेकिन इलेक्शन कमीशन में तो एक और बदलाव हुआ है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल में बदलाव किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण पर रोक लगा दी गई है। इसको आप किस तरह से देखेंगे? देखिए, इलेक्शन कमीशन की बात रही तो मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा, और आप सब जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन में कैसे जो इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, और पीछे बहुत सारे लोगों पर चार्जेस भी लगे हैं। तो ये तो बहुत सारी अभी बहस का मुद्दा है, और इस पर बहस जारी रहेगी। लेकिन मेरा इतना कहना है कि लोकतंत्र में भरोसा बहुत जरूरी है। लोकतंत्र में भरोसा नहीं होगा तो ये अनाकतंत्र हो जाएगा। अच्छा, चलिए, नेता प्रतिपक्ष का नाम अभी तक भी सामने नहीं आया, वो कब तक आएगा? अब तो 2 महीने हो गए सरकार बने हुए भी नहीं। देखिए, वो हमारा नेशनल लीडरशिप का डिसीजन है, और बहुत जल्दी हम लोगों ने रिपोर्ट दे दी है आगे तक, और बहुत जल्दी उस पर आ जाएगा। हमारी नेशनल लीडरशिप अभी बिजी थी, कुछ इलेक्शन चल रहे थे, पार्लियामेंट के इशू थे, तो ये बहुत जल्दी हम सीएलपी का डिसीजन कर लेंगे, और मुझे लगता है कि ये आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है जितेंद्र जी, कि कुछ लोगों ने जिस तरह से मांग उठाई थी कि हरियाणा कांग्रेस में तो टोटल ओवरहॉलिंग की जरूरत है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर ये ओवरऑलिंग नहीं होगी तो बदलाव अगर इस लेवल का नहीं होगा, जिम्मेदारियां तय नहीं होंगी, तो लोगों का भरोसा या कार्यकर्ताओं का भरोसा कायम रह पाना बड़ा मुश्किल है। आप क्या कहेंगे? नहीं, मैंने आपके चैनल पे पहले भी बताया था कि हम लोग किसी को जिम्मेदारी देने से पहले हम लोग पैरामीटर डिसाइड कर रहे हैं कि किस पैरामीटर से हमारा ब्लॉक से लेकर डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट से लेकर प्रदेश लेवल का हमारा संगठन बनेगा, और संगठन में जो पैरामीटर फिक्स होगा उसी के हिसाब से हम पदाधिकारी बनाएंगे। तो बहुत जल्दी हमारा पूरा ओवरहॉलिंग के साथ साथ हमारा संगठन मजबूत बने, सुचारू रूप से चले, वाइब्रेंट हो, जो विपक्ष के मुद्दे, जनता के मुद्दे उठा सके विपक्ष में रहने के बावजूद। और हम लोग जितने भाजपा ने मुद्दे दिए हैं, जितने भाजपा ने वादे किए हैं, मुझे लगता है कोई वादा पूरा नहीं होगा, क्योंकि इनका काम है केवल अपने वादों को चेंज करना, जनता को गुमराह करना। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा में हम लोग मजबूती से लड़ेंगे, और हम लोग आगे आने वाले चुनाव में मजबूती से जीतेंगे। चलिए, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर अपनी बात रखने के लिए। ये थे हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल, जिन्होंने कहा कि संगठन में बदलाव जल्द देखने को मिलेगा। लेकिन ये बात भी हम काफी समय से सुनते आ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष के नाम की बात को लेकर भी उनका ये कहना है कि जल्द उसका नाम सामने आएगा। पहले महाराष्ट्र चुनाव का हवाला दिया जा रहा था कि सब जो लीडरशिप है उसमें बिजी है, और उसके बाद लोकसभा पार्लियामेंट का शीतकालीन सत्र आ गया। लेकिन ये इंतजार कब खत्म होगा ये देखना जरूरी है, और हरियाणा कांग्रेस सिर्फ ईवीएम की बात ना करके संगठन में बदलाव किस तरह से लाकर अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आगे कैसे बढ़ेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।